Yes. So, in this channel, we will be mostly discussing about Indian culture, Indian historic events, and जो भी हो सकते हैं in simple language. So that's what we are firstly going with the India's Naga insurgency. तो ये बहुत दिन से ये चल रहा है लगभग ये इंसर्जेंसी मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, विद्रोह। तो विद्रोह मतलब अपने ही देश से कुछ चीज़ों को लेके नाखुश हैं जिसकी वजह से कुछ विद्रोह चल रहा है। वो ये कश्मीर से भी पहले की इंसर्जेंसी है जिसका अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसे डिस्कस करने के लिए हमें पहले अपनी पूरी हिस्ट्री को भी जानना होगा कि कैसे ये हमारा पार्ट बना और कैसे नागालैंड हमारा पार्ट बना और कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुई और क्या अभी इसके सॉल्यूशंस हैं और आगे क्या पॉसिबिलिटी या कंक्लूज़न हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ नागाज़ का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चलता है कि नागा कहाँ से आए थे नागा हिल्स में। बट जो कि मोटा मोटा है उससे ये समझ में आता है कि 1300 से ही लगभग एग्जिस्टेंस जो है वो इनका आया, जहाँ पे लोगों ने नागा हिल्स में जाने के लिए ट्राई किया पर इन लोगों ने रेजिस्ट किया। तो उस वजह से वहाँ से एग्जिस्टेंस जो है इनका थोड़ा वर्ल्ड के सामने आया। ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि ये शायद तिब्बत सदर्न हिमालयन से वहाँ से मूव हुए होंगे, जहाँ इनकी थोड़ी लैंग्वेज भी है वो इंडो टिबेटियन बर्मीज़ मिक्स्ड है। नॉट इंडो टिबेटियन एक्चुअली, बट हाँ टिबेटियन बर्मीज़ लैंग्वेज जो है वो मिक्स्ड है। उसी से मे भी आगे जाके जो इनकी मेन लैंग्वेज है नागामीज़ वो हुई होगी, जो अभी वहाँ पे बोली जाती है। तो एज पर हिस्टोरिक इवेंट्स, जब ब्रिटिश 1824 में उनकी वॉर हुई, एंग्लो बर्मीज़ वॉर, सो वहाँ से मेन एग्जिस्टेंस इनका शुरू हुआ और इम्पॉर्टेंस समझ में आई ब्रिटिश को कि नॉर्थ ईस्ट में हमें नागालैंड चाहिए अगर हमें म्यांमार से या बर्मा, उस वक्त के बर्मा से हमें लड़ाइयाँ करनी है। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ने भी ट्राई किया अंदर जाने का या वहाँ पे मतलब वहाँ पे लड़ाई करने का या वहाँ से लड़ाई करने का स्ट्रैटेजिकली, तो वहाँ से भी उनको कुछ रेजिस्टेंस मिला। बट धीरे धीरे ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही थे, उन्होंने पूरे इंडिया में ही कब्जा किया हुआ था, तो ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह को वो नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने 1832 में आर्मीज़ भेजी और वहाँ पे एक अंगामी ट्राइब है, अंगामी ट्राइब के वहाँ पे उन्होंने कुछ एरिया जीते और वहाँ पे उन्होंने अपने सेटअप्स किए, अपने कैंप सेटअप्स किए। तो वहाँ से जो है वो कह सकते हैं कि ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ नागालैंड में। वरना ऐसे तो रिमोट एरिया था पहले काफ़ी, जहाँ पे ज़्यादातर ट्राइब्स ही रहा करती थी और ट्राइब्स अपने अपने ग्रुप्स में रहती थी, तो जिस वजह से इंटरफेरेंस आउटर वर्ल्ड से उनका, आउटर वर्ल्ड का इंटरफेरेंस भी कम होता था और उनका भी कनेक्शन कम रहता था। फिर ब्रिटिश ने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी इंट्रोड्यूस करी, जिससे अगर एज पर सम पर्टिकुलर डेटा टुडे वी हैव लाइक नियर बाय 95% ऑफ पीपल आर क्रिश्चियन इन नागालैंड में भी। सो क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आई और उस वजह से वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। सो इस तरह चीज़ें हुई और नागालैंड ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ या ब्रिटिश वहाँ पे रूल करने लगा, जो भी आप कह सकते हैं। नागालैंड के बारे में कहते हैं कि वहाँ जब साइमन कमीशन आया था तब भी उन्होंने ब्रिटिश के सामने डिज़ायर रखे थे कि हम आपके साथ रहना पसंद करेंगे बट हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इंडिया के साथ नहीं मिलती हैं, वो मोर एवर बर्मा से रिलेटेड हैं और हमारे खान पान के हिसाब से जैसे पॉर्क हो गया या बीफ हो गया, उस वजह से हमें काफ़ी रेसिज्म सहना पड़ता है, हमारा कल्चर भी डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे एक्सप्रेशंस भी दिए थे। तो इस तरह से कुछ एग्जिस्टेंस नागा ट्राइब्स या नागालैंड का, नागा हिल्स का आया और वो वर्ल्ड के सामने आया। ठीक है, तो फिर अब थोड़ी कल्चर की बात कर ले। तो कल्चर ऑफ कोर्स नागा इज़ अ वेल डाइवर्स स्टेट इन टर्म्स ऑफ ट्राइब्स एंड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं, इसीलिए इसको लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है और ये अच्छी चीज़ है। हर छोटी चीज़ को या छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए और उसे ज़रूर मनाना चाहिए।
तो नागालैंड में ये परंपरा शायद पहले से है, जो कि हो सकता है कि ट्राइब की वजह से आई हो, क्योंकि छोटी ट्राइब्स में मनाने के मौके या मनाने के ज़रिए तो ढूंढे ही जाते थे पहले ना, तो उस वजह से हो सकता है। तो एज पर सम पर्टिकुलर डेटा, लगभग लगभग 37 ट्राइब्स जो हैं वो रिकग्नाइज हैं नागालैंड की, जिसमें 17 जो है वो मेन ट्राइब्स है और कुछ सब ट्राइब्स भी हैं, जैसे अंगामी, एओ, जेलांग और तिकिर संगतम, सुमी, खाइमंगन, कचारी, कोयना, कुकी। कोयना वही एक ट्राइब है जो जो लास्ट विलेज है लोंगवा नागालैंड में, जो बर्मा से भी लगता है, वहाँ पे कोयना ट्राइब मोस्टली रहती है। तो ऐसे ही इनके ट्राइब्स हैं जो ये वेल नोन वेल रिकॉग्नाइज ट्राइब हैं। तो नागालैंड के लोग जो भी हैं, मोस्टली चांसेस हैं कि इन किसी ट्राइब्स में से वो रिलेटेड हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ कि लगभग ब्रिटिश ने 2000 से ज़्यादा नागा सोल्जर्स भेजे थे आर्मी में फाइट करने के लिए, एज यूजुअल जो उन्होंने पूरे इंडिया से भेजे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब नागा सोल्जर्स लौट के आए तो उन्हें पता चला कि हमारे बारे में तो कोई जानता ही नहीं है बाहर, राइट। तो उन्होंने सोचा कि हमें अपनी पहचान ज़रूर बनानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने नागा क्लब की शुरुआत की 1918 में, जो कि एक ऑफिशियल, फर्स्ट टाइम एक नागा एग्जिस्टेंस का ऑफिशियल एक क्लब बना। ठीक है, तो देर आर टू नॉन रिकग्नाइज ट्राइब्स एज वेल, जो कि एक्चुअली रिलेटेड, मतलब नॉन नागा रिकग्नाइज ट्राइब्स भी है, बट मे बी दे आर ऑल्सो लिविंग इन नागालैंड, तो इसलिए उनको रखा गया है इसमें। ठीक है, तो हाँ, तो बात हो रही थी कि उन्होंने फिर एक क्लब बनाया। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो एग्जिस्टेंस है वो सबके सामने आया और नागा क्लब की शुरुआत हो गई। अगर अब और थोड़ी कल्चर की बात करें तो रिलीजन में एक्चुअली वो लोग, या अभी तो वो लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, पर पहले ट्राइबल रिलीजन्स रहे होंगे जैसा कि माना जाता है। बट उसमें एक अंगामी जो उनकी जो काफ़ी एक चर्चित ट्राइब है, उनके कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे उनके कुछ गॉड्स हैं, जैसे जैसे हमारे हिंदुइज्म में गॉड्स हैं, वैसे उनके कुछ पर्टिकुलर गॉड्स हैं, जो जैसे टेलीफूट, उसको हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ ड्वार्फ्स एंड चक्रो। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं जिनका कुछ एग्जिस्टेंस समझ में आता है, जिन्हें हो सकता है कि वो लोग आज भी अंगामी ट्राइब में ये माने जाते हैं और लोग उनको फॉलो करते होंगे, इवन दो डिपेंड्स कि कौन सा रिलीजन या कैसी चीज़ें फॉलो करते हैं ना। तो यही है जी। इसके बाद आगे देखें तो लाइक दे बिलोंग टू, एज आई सेड बिफोर, कि तिब्बतन फाइलम ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली, है ना। ऐसा माना जाता है कि वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से जुड़े हुए हैं। उनकी भाषा का जो डायलेक्ट है वो भी मोस्टली वहीं से डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना, क्योंकि वो डिफरेंट है और चीज़ों से या अलग स्पीकिंग लैंग्वेजेस से, मे बी लाइक असमीज और एनीथिंग विच वन इज़ रिलेटेड टू द नागालैंड। सो वहाँ से एक जो लैंग्वेज बनाई गई जिसे नागामीज कहा गया। तो अभी मोस्टली लोग नागामीज जो भी नागालैंड से हैं वो बोलते हैं, या फिर एटलीस्ट समझते तो होंगे ही। सो यस, सो कल्चर के हिसाब से एक इनका बड़ा फेस्टिवल है आई गेस, जहाँ पे इनको इनकी सेरेमनी होती है और 10 डेज का शायद ये सेलिब्रेशन होता है, जो कि ये जो बड़ा फेस्टिवल है ये हमेशा एक 11 साल के बाद आता है। ये भी एक अंगामी ट्राइब का ही बड़ा फेस्टिवल है जो नागालैंड में काफ़ी बड़ा माना जाता है। काफ़ी अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इवन नागालैंड के और आउटसाइड ऑफ नागालैंड, दे यूज टू विश ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन। तो गैनाज वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, और 10 दिन के भी कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं जो इन्हें जो डिफरेंट ट्राइब्स सेलिब्रेट करती हैं, और ट्राइब्स अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें सेलिब्रेट करती हैं। सो इट इज़ परफेक्टली ओके कि कौन क्या सेलिब्रेट करना चाहता है। सेकरनई, सेकरनई एक अंगामी का प्यूरिफिकेशन का फेस्टिवल है जो ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। यही मैं कह रहा था कि इट इज़ 10 डे फीस्ट डिनोट्स टू होलीनेस एंड प्योरिटी। सो ये काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इसके बारे में ट्वीट करते हैं जब भी ये फेस्टिवल आता है, और बधाइयाँ देते हैं नागालैंड के लोगों को। तो इस तरह कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो नागालैंड ट्राइब जो है वो
सेलिब्रेट करती है या उनके कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स है। बाकी हाँ, ट्राइब्स अपने में छोटे छोटे ओकेजन्स और छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करती रहती हैं, इसीलिए उसको लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है ना। ये मंथ ऑफ केजी, ये जो है वो मोस्टली फेब्रुवरी में आता है, मे बी 25 फरवरी के आसपास और समथिंग, है ना, ये लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ डिटेल्स या कुछ वीडियोस या कुछ लिंक्स ज़रूर डाल दूंगा वीडियो के साथ, ताकि हम ज़्यादा वेरीफाई कर पाएँ इसको कि क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे स्टेट बन गया नागालैंड अपना ना। तो इसमें इनके डिफरेंट स्ट्रगल्स भी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मांग आज तक भी चल रही है, भले ही थोड़े ठंडे बस्ते में है लेकिन चल रही है। तो नागा हिल्स वर एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड व्हेन इंडिया में 1935 में जब एक इंडिपेंडेंस के लिए डॉक्यूमेंट हुआ तो उनको नहीं इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश रियली पार्टीशन द नागालैंड ऑल्सो इनटू टू पार्ट्स, है ना। तो नागालैंड के जो ये नागालैंड है, इसके इधर जो है बर्मा है, तो इधर भी कुछ नागा ट्राइब्स रहती हैं, मणिपुर में भी रहती हैं, यहाँ अरुणाचल है, अरुणाचल में भी रहती हैं, और असम दीमापुर तो लगा ही हुआ है, तो असम के यहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स कुछ ना कुछ रहती हैं, और यही आगे जाके ग्रेटर नागालैंड की मांग भी करता है। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, जिसमें जो कि नागालैंड स्टेट के बाहर भी रहती हैं, और ब्रिटिश ने ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इन दोनों को अलग भी कर दिया था नागालैंड को। तो इसीलिए नागालैंड की ट्राइब्स में भी अलग अलग जगह भी पाई जाती हैं। नागालैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट, एज वी नो कि काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए एज एन इंडियन। एंड एज आई सेड कि यहाँ पे असम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मणिपुर और यहाँ पे बर्मा से वो अपनी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बाउंड्रीज को टच करता है। इसीलिए कुछ भी चेंजेस अगर इस स्टेट में होंगे, नागालैंड में होंगे, तो उसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट जो है वो पड़ोसी स्टेट्स पे या मुल्क पे भी आएगा ही। अगर आप अब देखें तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो नागालैंड ऑल्सो गेन्ड इंडिपेंडेंस, बट दे हैव डिक्लेयर्ड बिफोर इटसेल्फ, बिफोर इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सप्रेस, है ना। तो मिस्टर नेहरू जो है वो भी गए थे 1951-52 में नागालैंड, एंड पीपल हैव not supported him because he was including the Nagaland into India, and people have also abstained in the general election as well in 1953. उन्होंने जनरल इलेक्शन में भी ऑब्स्टेन किया, वोट नहीं किए और काफ़ी विरोध किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, नागालैंड का कंटिन्यूस स्ट्रगल चलते रहा, वो लोग इंडिया का पार्ट अपने को नहीं मानते थे तब तक, और वो लोग चाहते थे कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी हो, और हम ऐसे देश के साथ नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे हमारे खान पान या हमारे थोड़े लुक्स या किसी और भी चीज़ की वजह से हमें डिफरेंट तरीके से देखा जाता हो। तो नागा ट्राइब्स और नागा हिल्स के लोगों का ऐसा मानना था। अच्छा, एक बात और कि पहले नागालैंड जैसा कुछ नहीं था, पहले सिर्फ नागा हिल्स कह के ही बुलाया जाता था। बाद में बनने के बाद इसको नागालैंड एज ए स्टेट नाम दिया गया। जब नेहरू जी का विरोध हुआ, वो चले गए, वापस हो गए, लोगों ने 1953 में इलेक्शन को भी बॉयकॉट किया। उसके बाद 1958 में 11 सितंबर 1958 को इंडिया ने स्पेशल पावर एक्ट डिसाइड कर दिया आर्मी का। उससे क्या होता है, AFSPA इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। तो AFSPA से इससे क्या हुआ कि नागालैंड के लोगों को अब आर्मी रूल के अंडर भी रहना पड़ सकता था। हो सकता है कि इसका चाइना से बैकिंग थी नागालैंड को, और मे बी वहाँ के जो भी लोकल लीडर थे वो सपोर्ट लेना चाहते थे वहाँ से, ताकि वो मे बी इंडिया को झुका सके, और मे बी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ उस वक्त नहीं पसंद आई होगी, तो उन्होंने AFSPA का ऐलान कर दिया। और जिस वजह से एक रफ एस्टिमेशन है मे बी, या ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 1400 लोगों की भी लगभग इस मुठभेड़ में या फिर मुठभेड़ नहीं, इस कोल्ड वॉर या हीट वॉर या गोरिल्ला वॉर जो भी कह लें, इस चीज़ में उनकी जान गई, क्योंकि अब वो किसी सरकार को फेस नहीं कर रहे थे, अब वो आर्मी को फेस कर रहे थे, और आर्मी से रिटेलिएट, अगर आर्मी से कुछ भी हिंसा होगी तो रिटेलिएशन तो होता ही है। तो उस वजह से 1400 लोगों की लगभग जान गई। तो अगर इसमें फिर कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे NNC फैक्शन जो था पहले,
वो हम अभी आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज थी। तो उन्होंने क्या एक न्यू पार्टी काउंसिल भी बनाया जो कि पीस के लिए काम करता था, क्योंकि बहुत सारी जानें ऑलरेडी लगभग 1400 जानें जा चुकी थी डिफेंड करने में और अलग स्टेट की मांग करने में और आर्मी का शासन होने में। तो उस वजह से आर्मी के रिस्पॉन्सेज में काफ़ी जाने जा चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए। इस वजह से उन्होंने एनपीसी की शुरुआत भी की। एनपीसी क्या है? नेशनल पीपल काउंसिल। ओके। नागालैंड एंड वही फिर ये सारी चीज़ें होती नहीं, बट नागालैंड को 1963 में हमारे साथ जोड़ लिया गया। वो कैसे जोड़ा गया वो भी हम देख रहे हैं अभी कि देखिए, अब थोड़ी रेबल ग्रुप की या कुछ इन चीज़ों की भी बात कर लें। यहाँ पे इंडिया 16 स्टेट नहीं, यहाँ पे रेबल कर दो, रेबल ग्रुप्स, है ना। तो रेबल ग्रुप्स में कुछ ओल्डेस्ट, जैसे मैंने यहाँ कहा एनसीसी फैक्शन, एनसीसी ओल्डेस्ट थी। फिर उसके बाद कुछ और ग्रुप्स भी बनाए गए, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इन नागालैंड, नागा फेडरल आर्मी, और ये दोनों तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम NSCN-IK और NSCN-K के नाम से जानते हैं। सो NNC डिज़ायर फ्रीडम एडवोकेट बोथ वायलेंट एंड नॉन वायलेंट सॉल्यूशन, बट उसमें सारे लोग ऐसे नहीं थे। तो NNC में कुछ लीडर थे, जिसमें से इनको कहा जाता है इनको कहा जाता है एजी फिजो। ठीक है, तो अंगामी जैपो फिजो। ठीक है, ये जो एजी फिजो थे, ये काफ़ी वॉयलेंट टाइप के लीडर थे, या काफ़ी कह लीजिए एग्रेसिव लीडर थे, जो नागालैंड को किसी भी शर्त पर इंडिया के साथ नहीं जाने देना चाहते थे, और इसी के लिए इन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट के रूप में भी देखा जाता था। बाकी इनके साथ कुछ और भी जो लीडर्स थे एनएनसी में ही, जैसे टीशैखार, जेबिसाकी, टी एन अंगामी, ये टी एन अंगामी है। तो टी एन अंगामी वर ऑल्सो सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, बट वो सिर्फ एक्सट्रीमिज्म पे भरोसा नहीं करते थे, वो और भी तरीकों पे भरोसा करते थे। बट एजी फिजो को माना जाता है कि ये ज़्यादातर एक्सट्रीम वायलेंट ऐसी एक्शन लेने में बिलीव करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर इसीलिए इनको माना जाता है। और आज भी हो सकता है कि कुछ लोग इनको अपना आइडियल मानते हों या अपना समझते हों, बट हाँ, उन्हें नागालैंड को डिफेंड करने के लिए या नागालैंड के वजूद के लिए काम करने के लिए काफ़ी काम तो फिजो ने किया ही है। उसके लिए हमेशा उन्हें याद भी रखना चाहिए। फिजो नेवर वांटेड टू पार्ट ऑफ इंडिया, इवन ही मेट मिस्टर गांधी। महात्मा गांधी से भी उन्होंने मिली और ये बातें कही, और गांधी जी ने उनको कहा था कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और आपकी मर्जी होगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। गांधी जी की फिर हत्या हो गई, और उसके बाद शायद पंडित नेहरू को और या वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन लोगों को यह आइडिया नहीं पसंद आया कि नागालैंड हमारे साथ ना जुड़े। और लेटर ऑन, अब जाने 1958 में AFS आर्मी का रूल AFSPA पास किया गया, और उसके बाद आर्मी मार्च करी, जो हमने यहाँ पे बात करी, है ना। तो ये फिजो थे, फिजो यही थे। लेकिन फिर अब जब ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये थोड़े शांति तरीके से देखना चाहते हैं, तो बाद में ऐसा भी हुआ कि एक शेखर जो इनके लीडर थे, उनको बाद में फिजो ने लाइक उन पे एलेज हुआ ऐसा कि उन्होंने मार दिया। तो हम यहाँ पे थे कि बाद में ऐसा एलेज हुआ कि 1955 में फिजो के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या इन लोगों ने टीशैखार एक उनके नेता थे, उनको मार दिया। एंड देन ऐसा हुआ कि शायद ये वहाँ से पाकिस्तान की तरफ भागे और फिर वहाँ से लंदन की तरफ चले गए। तो यही सारी चीज़ें हुई। और फिर जब आर्मी रूल आया, AFSPA आया, उसके बाद 1963 में कुछ इनके साथ कुछ 1963 में फिर कुछ पीस अकॉर्ड साइन हुए, कुछ सिग्नेचर्स हुए, अपनी बात इंडिया ने मनवाई, और 1963 में नागालैंड को एक अपना स्टेट घोषित कर दिया। 1972 में क्या हुआ, कुछ चीज़ें और वहाँ पे हुई कि अब तो ऑफिशियली पार्ट हो गया था नागालैंड इंडिया का। बट 1972 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने देखा कि एक AGSOP साइन करवाया उन लोगों से, और जो हमने यहाँ पे बात की कि 3 पार्टियाँ थी, इनमें से आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट और NNC, इन लोगों को इनवैलिड ही घोषित कर दिया कि आप लोग
इलीगल हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वैलिडेट, आप मतलब किसी भी तरीके से लॉफुल नहीं है, हम वैलिडेट नहीं करते हैं। तो ये एक उग्र केस के में आ सकता है कि अगर कुछ भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई मिली तो हम उसको उग्र के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें, और शायद ये इसका भी हो सकता है कि इनकी काफ़ी ट्राइब्स में लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी ने उसका फ़ायदा भी उठाया हो और उस तरीके से उन्होंने साइन करवाया हो। लेटर ऑन क्या हुआ कि 1975 में शिलोंग अकॉर्ड पास हुआ, विच वॉज साइंड ऑन November 11th 1975 बाय NNC एंड NFG टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सरेंडर, राइट। और NSCN जो एक थी, उन्होंने भी बर्मा से इसको, बर्मा में से वो और ऑपरेट करते थे, तो बर्मा से उन लोगों ने भी इसको बॉयकॉट किया और भी काफ़ी लोगों ने बॉयकॉट किया शिलोंग अकॉर्ड को, और उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी। सो NSCN क्या है? अब NSCN उस वक्त, NSCN जो थे वो काउंसिल थे, मतलब दो ग्रुप्स बनाए गए, जो पहले सिर्फ NSCN था जिन्होंने बॉयकॉट किया था 1975 में शिलोंग अकॉर्ड का, पर बाद में क्या हुआ कि उनमें भी अपनी आपसी लड़ाइयाँ और ट्राइबल लड़ाइयाँ और में भी उस चक्करों में ये दो ग्रुप में बांटा भी गया, जिसमें NSCN IM और NSCN K दो ग्रुप में बटा, जो मेरा ख्याल है नियर बाय 1980 में हुआ, पर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट यहीं पे मेंशन कर दूंगा या अलग से कुछ प्रूफ डाल दूंगा। तो ये इस तरह से डिवाइड हुआ, बट ऑर्गेनाइजेशन लाइक दोनों की मांग यही थी कि नागालैंड के लिए एक अलग फ्लैग चाहिए आइडेंटिटी के लिए, और उनको अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया के साथ वो जुड़े रहें, और उन्होंने ये भी मंशा जताई कि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी उनकी नागा की ट्राइब्स हैं, जिस वजह से वो एक ग्रेटर नागालिम की मांग करते हैं। ग्रेटर नागालिम यही एक कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ों को मिला के एक ग्रेटर नागालिम का एक ग्रेटर नागालिम बनाया जाए, ग्रेटर नागालिम का उद्घाटन हो या ग्रेटर नागालिम की शुरुआत हो, यही इन लोगों की मांग थी। तो ये IM के ये हैं NSCN के और खेलपेंग। Here I'm with the prominent leader of the Nagas. He is T.H. Muiva, the Atoke lancer of the NSCN IM. He's also one of the longest serving leaders for the liberation of the Naga people. Thank you so much, sir, for your valuable time. To begin our conversation, I would like to ask, for the past 22 years of the Indo-Naga peace process, I believe all the substantive issues are set to be resolved, except the questions of the separate flag and the constitution. Why is that, sir? Yes. Some questions may be there, issues may be there, but these two are the problem mainly. You know, we don't claim our constitutions or our flags by virtue of our position, since in democracy, sovereignty belongs to the people. Our sovereignty, Naga sovereignty, belongs to the Nagas. So it is, the history is also clear. Our history is unique. We were never under the Indians, not anyone, no? ये है ना। तो 1998 और मन डांगोल करिबी ताकात करि कना फाइट करो काम करिबो मिलाई कना करिबो इतो पार्टी खान होते तो इतो रिक्वेस्ट करबले मन। तो अटल बिहारी गवर्नमेंट उस वक्त भी रिबेल ग्रुप्स के साथ कुछ चीज़ें हुई, कुछ सीज फायर अग्रीमेंट्स हुए, ये दोनों ही मेन हैं उसके, और विच में कंट्रीब्यूट्स लिटिल काम इन नागालैंड, जो बहुत मतलब अभी चीज़ें कम हो गई हैं, इतने ज़्यादा कुछ भी इंटरनल चीज़ें या कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा सुनाई में नहीं आती हैं, बट कभी कभी तो होता ही है। जैसे कि 2015 में NSCN के मुखिया ये हैं खेलपेंग, NSCN के तो NSCN में लगभग 1998 से 2001 ना, तो हाँ लगभग वहाँ से 2000 लगभग 15-20 साल कह लीजिए, 15-20 साल में पहली बार इतना डेडलियस्ट अटैक हुआ आर्मी पे मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली। और वहाँ पे उन्होंने मतलब
काफ़ी शायद लगभग 22 जवान मारे गए। मतलब ये इसका भी करेक्ट नंबर मेरे को नहीं याद है, लेकिन मैं यहाँ अभी कुछ ग्राफिक्स दिखा दूंगा या कुछ कुछ प्रूफ लगा दूंगा तो करेक्ट कितने लोग मारे गए। तो उस वक्त तो करंट मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या किया, मोदी गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके साथ आईएम के साथ एक ये किया, समझौता कर लिया और उन्होंने बोला कि हम एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, अब ना हम आपको मारेंगे ना आप हमें मारेंगे। बट अभी तक उन्होंने एनएससीएन के साथ कोई भी डीलिंग नहीं की है। हो सकता है कि इसका गुस्सा हो, इन्होंने जो ये हरकत की है ये तो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि जब आपके साथ कुछ सीज फायर और लाइक ऐसे अकॉर्ड्स किए गए हैं, कुछ कुछ चीज़ें की गई हैं, तो उनका उल्लंघन करना सही नहीं होता है, मुझे जैसा लगता है। बाकी उनके अपने जैसे भी जिसकी जो परिस्थितियाँ हों, पर तो आईएम के साथ गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट किए हैं, के साथ अभी तक कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया गया है और उम्मीद भी अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि होना है कि नहीं होना है। फ़िलहाल थोड़ी शांति है, नागालैंड के लोगों में भी शांति है और रिबेल ग्रुप्स भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं ज़्यादा। बाकी रिबेल ग्रुप कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन, रिबेल ग्रुप कंटिन्यू टू कॉल फॉर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और वो मांग करते रहते हैं प्रधानमंत्री से कि हमें एक अलग हमारा झंडा होना चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दो, हमारा एक ग्रेटर नागालैंड की शुरुआत करो। बट ऐसा कहा जाता है कि रेबल कमांडर्स अब काफ़ी आराम से मौज में रहते हैं, काफ़ी ड्रग व्रग का बिजनेस वगैरह चलाते हैं, एक्सटॉर्शंस वगैरह करते हैं और गवर्नमेंट स्कीम से उनको कुछ पैसे भी आते रहते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा खून खां इधर उधर नहीं करते हैं। पर हाँ ठीक है, एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। अभी रिबेल ग्रुप्स का टाइम मेरे को लगता है आ गया है, हमें कुछ एक परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए। नागालैंड हमेशा से हमारा पार्ट है और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने में और बहुत ज़रूरी भी है। कंक्लूजन ये है कि नागालैंड इज़ अनडाउटेडली पीसफुल एंड थिंग्स आर गोइंग वेल, आई मीन। और ये वहाँ के सीएम हैं रियो। हाँ, बट कुछ अगर चैलेंज ऐसा है नहीं कि कोई भी स्टेट एकदम मज़े से है। पूरे इंडिया में ही रोज़गार की और इन चीज़ों की हमेशा से कमी रहती आई है। तो
Of course, people are relocating to big cities like कोलकाता, मेघालय, गुवाहाटी, बेंगलुरु, दिल्ली एट्सेट्रा, जहाँ पे उनको रेसिज्म और इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई थाई बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है और इसके खिलाफ सख्त कानून या सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। Even army has also been sometime been accused of misbehaving with the people or maybe with the female gender or someone. So they also has to be looked up. Government has to look up and they has to address these things also properly. It should not be just come and go, right? And rebel must also recognize कि not just हथियार ही एक solution नहीं है. Other और भी हमने पहले भी बहुत सारे states के साथ अच्छे solutions किए हैं और नागालैंड भी अब अपने प्रगति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आई गेस उन्हें इंडिया के साथ ही रहना चाहिए। इंडिया एक वे में है बेटर कंट्री बनने के। धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह हैं, इवन वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हों या स्टेट वाइज या लैंग्वेज बैरियर्स, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के एज ए कंट्री काम ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है हमें इन चीज़ों से उठ के ऐसे एज ए कंट्री हमें ज़रूर काम करना चाहिए। तो इसमें सीएम हैं, उनकी जैसे काफ़ी लोग आजकल आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी लोग आ रहे हैं और वहाँ पे हमारे पहले के सीएम और नेडुनो अंगामी ये सब रह चुके हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, अपने स्टेट्स की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये अलग फ्लैग और अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग है वो मेरे को लगता है अब रुकनी चाहिए और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को हैं उन्हें भी ये सारे अधिकार पता होने चाहिए और उन्हें ये अधिकार यूज़ करने का पूरा हक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शहर में रहते हों या किसी भी गली में रहते हों। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का बंदा कोहिमा में अपने अधिकार यूज़ कर सकता है लेकिन कोहिमा का बंदा दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब समान अधिकारों का पालन होना चाहिए, तभी ये जो भी प्रॉब्लम 1300 या 1824 के बाद या 1935 के बाद जो भी ये सब शुरू हुआ, ये सब बंद होना चाहिए और नागालैंड हमारा पार्ट है और हमेशा रहेगा, ऐसा ही हम चाहते हैं। बहरहाल, तो ये पूरी एक छोटी सी हिस्ट्री थी और छोटी सी चीज़ें थी जो ये नागालैंड की इंसर्जेंसी के कारण है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि फीज़ो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनके साथ उनके ग्रुप्स, उनके लीडर्स लाइक शेखायर, जैक्सी, अंगामी, और फिर उसके बाद जो भी ये फॉर्मेशंस हुए डिफरेंट रिबल ग्रुप्स के, उन सब को भी उनके पर्टिकुलर जो भी 3 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया और आईएम और खैलपेंग अभी तक हैं और इनकी भी मांगें सरकार ज़रूर सुनना चाहेगी, या सरकार ने ऑफ कोर्स आईएम के साथ तो कर ही लिया है, खैलपेंग के साथ में भी अगर वो कभी शांति से बैठना चाहें सरकार के साथ तो ज़रूर उन्हें कुछ तो हल इसका ज़रूर निकल लेगा, है ना। तो यही है, ये भी किसी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड उनमें से इन्होंने लिखा था कि नागालैंड आर रिकग्नाइज एज एन इंडियन एंड सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, नागालैंड आर नॉट इंडियन एंड देयर टेरिटरी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, वी शैल अपहोल्ड एंड डिफेंड दिस यूनिक ट्रुथ एट ऑल कॉस्ट ऑलवेज। तो ऐसी चीज़ें पहले होती थी और 1959 की ही बात है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, तब AFSPA भी आ चुका था, पर अभी हमारा अच्छा स्टेट है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।
hui 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 nong de ne nong de